Good morning students. Today we are here with another topic from chapter first, the rise of nationalism in Europe, जिसमें हम जो नेशनलिज्म की फीलिंग है यूरोप में वो कैसे स्प्रेड आउट हुई और बहुत सारे जो देश हैं वो कैसे बने, यूनिफिकेशन कैसे हुआ वो स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया था और आज हम स्टडी करेंगे इटली यूनिफाइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और यानी कि इटली कैसे बना, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और इसमें कंट्रीब्यूशन किनका रहा स्टूडेंट? हमने जब 1830 से 1848 तक का टाइम जो है रेवोल्यूशनरी टाइम माना जाता है, तो उसमें हमने एक नेम स्टडी किया था, जिप्सी मैजिनी। आपको अगर याद है तो जिप्सी मैजिनी का नेम हमने स्टडी किया था, जिन्होंने जैसे कि हमारे देश में अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था। अब रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जो 1857 की क्रांति कही जाती है वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन उसने लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जो है वो अराइज कर दी थी। लोगों की जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे उनको एक बूस्ट कर दिया था, उनको ऊपर उठा दिया था, जिससे कि ये रेवोल्यूशन जो है कंटिन्यू रहा और एट लास्ट हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में कामयाब रहे। तो जिप्सी मैजिनी का नेम जो है वो इटली के यूनिफिकेशन में इसलिए मेन माना जाता है क्योंकि वो जैसे कहते हैं कि बेस जो प्लेटफॉर्म था जो उन्होंने तैयार किया था, जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने बहुत सारी जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी वो बनाई थी, और उसके बाद ही जो इटली का यूनिफिकेशन जो है वो पॉसिबल हुआ। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आपकी बुक में मैप बना हुआ है एक छोटा सा, इसमें इससे रिलेटेड मैप वक्त तो कुछ नहीं आता, लेकिन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं टॉपिक को। देखिए, जो इटली है वो इस तरीके से स्प्रेड आउट था। उससे पहले छोटे छोटे टेरिटरीज़ में बटा हुआ था। 7 मेन टेरिटरीज़ थी जिसमें इटली बटा हुआ था। जैसे कुछ ये आइलैंड पार्ट्स है इटली का, इसको सर्डेनिया पिडमेंट एरिया कहा जाता है। ये मेनली जो है इटालियन जो प्रिंसली हाउस थे, जो रियल में जो इटालियन थे उनके अंडर आता था। याद रखना, सर्डेनिया पिडमेंट मतलब यहाँ पर जो नेटिव पीपल थे, इटालियन पीपल थे, वो रूल करते थे। इसके अलावा जो इटली था वो काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड था। जैसे अगर हम देखें तो नॉर्थ इटली जो था, एक ये पार्ट आ जाता है। जो नॉर्थ इटली है वो मतलब कुछ अलग जो रूलर्स थे। पूरे इटली का जो ये पार्ट था ये इसको हब्सबर्ग एम्पायर कहा जाता था। याद रखना, इसको क्या कहा जाता था? हब्सबर्ग एम्पायर। तो जो नॉर्थ पार्ट था इटली का वो जो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग थे, जो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग रूलर थे, वहाँ पर मोनार्की थे, उनके अंडर आता था। इसी तरह से जो मिडल पार्ट है इसका, जो इसको पेपल स्टेट कहा जाता था, और ये जो पेपल स्टेट था ये जो पोप थे उनके अंडर आता था, यानी जो चर्च मिशनरीज होती हैं उनके अंडर आता था। इसके अलावा जो साउथ का पार्ट था वो स्पेन के एक बार्बन जो डेंसिटी थी वहाँ की, उनके अंडर आता था। तो मतलब हम टोटल हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जो इटली था वो डिफरेंट टेरिटरीज़ में बटा हुआ था। अब इन सभी टेरिटरीज़ का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, कैसे जो आज जो प्रेजेंट फॉर्म में इटली है हमारे सामने वो कैसे बना, इसमें किसका रोल है? तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, रेवोल्यूशनरी थे जिप्सी मैजिनी, उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया था। उसके बाद जो मेन रोल फिर सेकेंडली माना जाता है वो थे जो सर्डेनिया पिडमेंट थे, यहाँ के रूलर थे जो नेटिव इटालियन थे, विक्टर एमैनुएल सेकंड। याद रखना, इस नेम को भी आपकी बुक में सभी लिखा हुआ है, विक्टर एमैनुएल सेकंड। ये मतलब मेन फिर माने जाते हैं जिन्होंने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिप्सी मैजिनी को, उसको कंटिन्यू रखा। उसके बाद कुछ एरिया जो था, जैसे कि साउथ एरिया था, साउथ एरिया भी जो इसको 2 सिसिलीज स्टेट कहा जाता है। याद रखना, इसको 2 सिसिलीज स्टेट कहा जाता है इस एरिया को। तो इसको मिलाने में कंट्रीब्यूशन रहा है जिप्सी गैरिबोल्डी का। याद रखना, जिप्सी गैरिबोल्डी जो जिप्सी मैजिनी थे उनके ही फॉलोवर्स माने जाते हैं, जिप्सी गैरिबोल्डी। ये तीनों नेम आपके हो गए, इनको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और पर्सन है जिनका रोल है, वो पहले मैं आपको इसलिए आपको बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आप स्टोरी की फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। बुक में से अगर रीडिंग करते हैं तो थोड़ा सा मतलब यही लगता है कि पता नहीं कौन सी लाइन कहाँ से कनेक्ट हो रही है। तो आप पहले इसको थोड़ा सा स्टोरी की फॉर्म में समझेंगे, उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से अपनी बुक में से रीड कर सकते हैं। उसके बाद एक जो पर्सन है, 4th पर्सन है इसमें, वो है सबसे बड़ा जिनका रोल रहा है, वो है कैव्यूर। कैव्यूर जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे
जो सर्डेनिया पिडमेंट है ये एरिया, यहाँ के जो विक्टर एमुअल सेकंड थे उनके चीफ मिनिस्टर थे। ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे और इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे फ्रांस के साथ, क्योंकि इनको फ्रेंच लैंग्वेज आती थी। तो फ्रांस की हेल्प से ही इन सभी एरियाज़ से इन्होंने मतलब एक तरह से फ्रांस की आर्मी से ही इन सभी एरियाज़ को जीता, ऑक्यूपाई किया और बाद में जो है इटली की फॉर्म में इसको एक तरह से कह सकते हैं यूनिफाइड किया। तो ये 3-4 पर्सन हैं जिनके नेम आपने ध्यान रखने हैं। और अब किस तरीके से इसका यूनिफिकेशन हुआ वो हम स्टडी कर लेते हैं। आप अपनी बुक में से इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से इसको बता दिया है। तो देखिए, लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। मतलब जर्मनी की तरह इटली का भी जो उसके पीछे जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है उसकी एक हिस्ट्री है। जैसे कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि पॉलिटिकली मतलब टूटा हुआ था जो इटली, मतलब बटा हुआ था काफ़ी सारे पार्ट्स में, तो कैसे उसको रीजॉइन किया गया। इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर। मतलब जो बहुत ही एरियाज़ में बहुत ही डायनेस्टिक स्टेट्स की तरह फैले हुए थे। जैसे कि बताया कि आपको डिफरेंट टेरिटरीज़ थी जो हब्सबर्ग एम्पायर के अंडर आते थे। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड 7 मेजर स्टेट थे जिसमें ये डिवाइड था। इसमें जो सर्डेनिया पिडमेंट था वो मेनली था जो रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस, मैंने अभी आपको बता दिया है मैप के थ्रू ये। उसके बाद जो नॉर्थ पार्ट था इटली का वो स्टेनी हब्सबर्ग के अंडर आता था। सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप एंड द सदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेंस ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। स्पेन के जो बर्बन किंग्स थे उनके अंडर आता था जो उसका साउथ पार्ट था। इवन द देखिए जो इटालियन लैंग्वेज जो थी वो इतनी कॉमन नहीं वहाँ मिलती थी, मतलब उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस थे, उसमें भी काफ़ी सारी वेरिएशन थे, रीजनल लोकल वेरिएशन उसमें आते थे। तो एक मतलब लैंग्वेज में इतनी जो सिमिलैरिटी नहीं थी वहाँ पे, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जिप्सी मैजिनी का रोल आ जाता है। ड्यूरिंग द 1830 जिप्सी मैजिनी हैज़ सो पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनाइटरी इटालियन रिपब्लिक। मतलब इटालियन रिपब्लिक को बनाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब बहुत अच्छी एक यूनिक पॉलिसी वो लेके आए थे। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली। यंग इटली उन्होंने जो मैंने आपको पीछे बताए थे कि 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ उन्होंने बनाई थी। और इस सीक्रेट सोसाइटी के कुछ गोल यही थे कि वो यूनिफाइड करना चाहते थे, इटली का यूनिफिकेशन चाहते थे। लेकिन क्या था कि जो रेवोल्यूशनरीज़ थे वो उनके जो ये काम थे वो फेल हो गए थे उस टाइम पे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं सक्सेसफुल हो पाए थे। तो उनके काम को आगे ऊपर कंटिन्यू किया। फिर जो सर्डेनिया पिडमेंट के जो इटालियन, मैंने कहा नेटिव जो रूलर थे वहाँ के विक्टर एमुअल सेकंड ने, उन्होंने इसको एक तरह से कंटिन्यू किया इस काम को टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वॉर। तो युद्ध के जरिए उन्होंने इटालियन स्टेट को यूनिफाई करना चाहा। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन आई यूनिफाइड इटली ऑफर्ड दैम द पॉसिबिलिटी। क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो, जैसे कि इटली फैला हुआ है, एलाइट्स वहाँ पर रूल्स कर रहे हैं, डिफरेंट जो मोनार्की हैं रूल कर रहे हैं, उससे बेटर उनको लगता था कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उसका, और अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को बना के रखना है, मतलब अपने प्रभुत्व को बना के रखना है, तो इटली को जो है वो यूनिफाइड करना चाहिए। यानी इटली को उसका यूनिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है जो मिनिस्टर थे कावूर, मैंने आपको पहले अभी बताया ये कि जो मिनिस्टर थे कावूर, चीफ मिनिस्टर थे सर्डेनिया पिडमेंट के कावूर थे, हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वॉज नीदर। देखिए, वो ना तो एक रेवोल्यूशनरी थे ना डेमोक्रेट थे, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो रेवोल्यूशनरीज मेथड को फॉलो कर रहे हैं या डेमोक्रेटिक मेथड को फॉलो कर रहे हैं। बस उनके अंदर एक अलग डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी थी उनकी। लाइक मैनी द वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलाइट ही स्पोक। वो बहुत अच्छी फ्रेंच बोलते थे, इसकी वजह से वो इटालियन भी बोलते थे, फ्रेंच भी बोलते थे। इससे क्या था कि एक डिप्लोमेटिक अलायंस थे वो फ्रांस के साथ, मतलब उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना के रखी थी। सर्डेनिया पिडमेंट इसकी वजह से जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था, जो ऑस्ट्रियन के अंडर जो एरिया आता था, यानी कि जो नॉर्थ पार्ट था इटली का, जो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर के अंडर आता था, उनसे मतलब एक फ्रांस की मदद से 1859 में उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। सर्डेनिया पिडमेंट के अंडर ही वो आ गया था। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर
ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ जिप्सी गैरिबोल्डी जॉइन द। उसके बाद जो साउथ पार्ट था, यानी जो टू सिसिलीज एरिया आता था इटली का, जो मैंने अभी आपको मैप के थ्रू बताया था, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आता है उसको, ये वाला पार्ट है, ये इसको टू सिसिलीज जो स्टेट कहा जाता था। तो इस पार्ट को गैरिबोल्डी, जो गैरिबोल्डी थे, जो फॉलोअर्स माने जाते थे जिप्सी मैजिनी के, तो जिप्सी गैरिबोल्डी उन्होंने इसको जीता। वहाँ पर जो लोकल पीजेंट्स थे उनकी हेल्प से इसको जीता, और जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको ओवरथ्रो किया वहाँ पर, मतलब उनको हराया। 1861 में विक्टर एमुअल जो थे, यानी जो सर्डेनिया पिगमेंट के रूलर थे, याद रखना 1861 में इटली का पूरे तरीके से यूनिफिकेशन हो गया और जो उनको प्रोक्लेम किया गया, वहाँ का राजा बनाया गया इटली का। आपके माइंड में आ गया होगा कि जो मिडल पार्ट था, जो यानी कि जो अंडर पोप जो एरिया आता था, अब वो किस तरीके से, देखिए जब नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट को जब ऑक्यूपाई कर लिया गया तो उन्होंने अपनी मर्जी से उस एरिया को जो है इटली में मिला दिया। तो इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन जो हुआ। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम, लेकिन एक थोड़ा सा अलग सा टॉपिक इसमें दिया हुआ है कि देखिए बेशक इटली का यूनिफिकेशन हो गया था, लेकिन वहाँ की जो जनता थी, जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, वो काफ़ी इलिटरेट थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। जो गैरिबोल्डी ने जो मूवमेंट चलाए, मतलब उनको वो इतना जो डेमोक्रेटिक मतलब जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो उनको इतना अच्छे से नहीं समझते थे। जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको वो इतने अच्छे तरीके से नहीं समझते थे, वो उसके लिए अनअवेयर थे। और जैसा कि मतलब अगर उनकी अनअवेयरनेस को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि गैरिबोल्डी ने उनको एक स्लोगन दिया, इटालिया। इटालिया मीन्स होता है कि जैसे हम इटली में रहने वाले हैं, जैसे कि हम इंडियंस हैं, इंडिया में रहने वाले, तो वो इटालिया एक उन्होंने मतलब उनको एक स्लोगन दिया कि सभी लोग अपने आप को ये सोचें। लेकिन वो इतने इलिटरेट थे कि उनको यही नहीं पता था कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। वो ये सोचते थे कि ला इटालिया जो है वो एक विक्टर एमुअल की वाइफ है, जिसको मतलब जो स्पेन के जो बार्बन डेंसिटी है उन्होंने मतलब एक तरह से उनसे उनको मतलब बचाना है उनकी वाइफ को। तो इसीलिए हमने एक स्ट्रगल करना है, जो बार्बन फैमिली है उसके अगेंस्ट एक स्ट्रगल करना है। तो इस वजह से वो उस रेवोल्यूशन में उन्होंने अपना रोल प्ले किया। मतलब एक अनअवेयरनेस जो थी वो दिखाई गई है इसमें। ये थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग सा पॉइंट है, लेकिन आपको समझना है कि जनता जो थी इटली की वो इतनी ज़्यादा समझदार नहीं थी, लेकिन जो वहाँ पर जो एक तरह से कह सकते हैं जो लीडर्स थे, जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इटली को यूनिफाइड करने में। और वर्ल्ड के मैप पर जो इटली आज प्रेजेंट फॉर्म में हम देखते हैं वो हमारे सामने आता है। तो इस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ। मेनली जो नेम है कैसे वो 7 स्टेट्स में डिवाइड हुआ था। और उसके बाद जिप्सी मैजिनी जो फाउंडर माने जाते हैं इटली के, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसको आगे कंटिन्यू किया। विक्टर एमुअल सेकंड, ये नेम ध्यान रखना है। प्लस जो चीफ मिनिस्टर है सर्डेनिया पिगमेंट के कावूर, उसके बाद उसी को कंटिन्यू रखा आगे गैरिबोल्डी ने और जिप्सी गैरिबोल्डी ने, और इस तरीके से इटली को यूनिफाइड किया गया। तो स्टूडेंट आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली आई होप समझ आ गया होगा। इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हम देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक भी। तो आप इसको बहुत अच्छे से अपनी बुक में से डीपली स्टडी कीजिए। अब मैप को समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से कि किन एरियाज़ में बटा हुआ था, कैसे उसको ऑक्यूपाई किया गया, कैसे उसको मिलाया गया और यूनिफाइड किया गया। सो थैंक यू सो मच।